नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के ऊपर जो कंबाइंड वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये आगामी वीडियो आप लोगों के लिए आज ये हमारा 10वां वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 9 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। दोस्तों, इससे पहले हमने 57 वीडियो की सीरीज चलाई थी एसएससी एग्जाम के ऊपर। ये तो हर जगह काम करेगा, लेकिन एसएससी को विशेष फोकस किया गया था इस सीरीज के अंदर। और आपने जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल का मेंस हुआ, ये सभी एग्जाम में आपने यहाँ से 60 से 70% क्वेश्चन को पाए हैं। तो मैं अभी भी आपसे अनुग्रह करूंगा कि भाई अगर आप एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे जीके जीएस की क्वेश्चन आती है, तो ये सीरीज की वीडियो जरूर देख लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी पीडीएफ ही आप खरीद लीजिए, और पीडीएफ खरीद भी लीजिएगा तो कौन से, एक तो मात्र एक समोसा का तो दाम रखा गया भाई 25 रुपये। 25 रुपये में पीडीएफ आपको ये 57 और साथ ही साथ टॉपिक बैच भी मिल जाती है। 40 रुपये में आप 57 प्लस ये सीरीज की जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके भी 21 पीडीएफ मिल जाती है। तो ये कोई दाम नहीं रखा गया है। पीडीएफ खरीदना ना खरीदना आपके ऊपर है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जो कंटेंट मैं देता हूँ इसकी वीडियो पूरा वॉच कीजिए। और जो भी बच्चे पीडीएफ के लिए इच्छुक हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज करेंगे या फिर डायरेक्ट 9372693225 पे मैसेज करेंगे व्हाट्सअप वाली, तो आपको जो है पीडीएफ के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। आज बीएसएससी की भी वीडियो शाम को आएगी, आज 2 वीडियो आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना दोस्तों। थोड़ा फास्ट चलूंगा, नहीं तो कंटेंट ज़्यादा होता है, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है और आप लोग देखते नहीं है। पहला जो प्रश्न है हमारा, हाल में ही भारत के किस राज्य में हरित हाइड्रोजन तथा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित करने की पुष्टि की गई है? देखिए, ये पहली बार नहीं हो रही है, लेकिन ये वाली जो ज्वाइंट वाली प्रोसेस है कि हरित हाइड्रोजन तथा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, ये पहली बार हो रही है। तो आपके एग्जाम में आएंगे। और ये कहाँ पे हो रही है? तो ये आपके ओडिशा में स्थापित इस्टेब्लिश की जाने की बात की गई है। ठीक है। भारत में सीएनजी टर्मिनल कहाँ पर स्थापित किए गए थे पिछले साल? भावनगर, गुजरात में। देखिए, भावनगर में नमक अनुसंधान केंद्र भी है भारत का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, गुजरात के अंदर है। गुजरात जो है कि पिछले काफी दिनों से एग्जाम में छाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो जो चीज है इसको मैं एक बार याद दिला देता हूँ। यहाँ पे मोटेरा स्टेडियम है, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं। यहाँ पे मोढेरा एक गांव का नाम है जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला ग्राम है। यहाँ पे पालीताना जो है जगह का नाम है। यहाँ पे एक जैन मंदिर है जो फेमस है। यहाँ पे सोमनाथ का मंदिर है ना। ये सब गुजरात में है। यहाँ पे स्टेचू ऑफ यूनिटी है। यहाँ पे कच्छ है ना। ये सब गुजरात के अंदर है। गिर है नेशनल पार्क। तो ये सब गुजरात को जरूर ध्यान रखेंगे, गुजरात आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा भारत राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब होती है? 2021 में होती है। किस उद्देश्य से? कि भारत को हाइड्रोजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाए या फिर हाइड्रोजन का हब बनाया जाए। ठीक है भाई। हाइड्रोजन ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, जानते हैं आप। हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील गैस होती है। इसके अलावा उड़ीसा में स्थापित होने वाला यह हरित हाइड्रोजन हरित अमोनिया प्रोजेक्ट, जिसकी ये क्वेश्चन की बेस है, इसमें जो है फंडिंग कौन करेंगे? तो टाटा। कौन करेंगे भाई? टाटा। मैंने आपसे बताया था कि भाई टिस्को की स्थापना कब होती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 1907, 1908, 2 ही ऑप्शन है ना। तो टिस्को की स्थापना कब हुई, कमेंट कीजिएगा। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे लगाया गया था? असम के जोरहाट के पास, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा गोबर गैस प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? तो इंदौर के अंदर लगाया गया है, मध्य प्रदेश के अंदर लगाया गया है। तो ये कुछ एक बातें जो हाल फिलहाल के घटना वाली बात है, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। करेंट सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बीसीसीआई जो आपके घरेलू क्रिकेट ऑर्गेनाइज करवाते हैं इंडिया के अंदर, है ना। तो ये बीसीसीआई की स्थापना जो है 1928 ईस्वी में होती है। बीसीसीआई की मुख्यालय आपका मुंबई के अंदर है। बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष आर ग्रांट गोवन साहब थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव, यहां से काफी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जो है लड़के हैं, ये आपका ये सचिव जो है जैसा, है ना, इनसे नहीं, लेकिन ये जो आपका रोजर बिन्नी है, ये सौरव गांगुली साहब का स्थान लिए। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कोच वगैरह के मामले में भी थोड़ा फेरबदल हुआ है हाल फिलहाल में, तो इसे से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये वाली स्लाइड को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले 28 में आपका जो है बीसीसीआई की स्थापना होती है। बीसीसीआई के सचिव अभी कौन है? जैसा है। इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है, बहुत दिन से काबिज है। अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी साहब है। ये रोजर बिन्नी जो है ये किसके स्थान लिए हैं? तो ये आपका सौरव गांगुली साहब का स्थान लिए हैं। भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच कौन है वर्तमान में? तो राहुल द्रविड़। कप्तान कौन है? तो रोहित शर्मा, है ना। भारतीय महिला टीम के कोच कौन है? अमूल मजूमदार। देखिए, कोच भी कई प्रकार के होते हैं, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच और एगो हेड कोच। तो जब भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो हेड कोच की बात करते हैं, ओवरऑल वाला। ठीक है। तो अमूल मजूमदार को जो है भारतीय महिला टीम के कोच बनाए गए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बीसीसीआई द्वारा कराई जाने वाली घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं? तो रणजी ट्रॉफी होते हैं, दिलीप ट्रॉफी होते हैं, देवधर ट्रॉफी होते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी होते हैं,
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और ईरानी कप। आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन इन सब का नाम देके पूछेगा कि किस खेल से संबंधित है, तो ये सब क्रिकेट से संबंधित है। कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करवाता है। हालांकि इसके फॉर्मेट अलग अलग हैं जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर लिया था। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी 2023 के फाइनल मैच कौन जीते हैं, तो सौराष्ट्र टीम ने जीता है। किसको हराया है, तो ये आपको जो है बंगाल को हराया है। किसे जो हराया है, बंगाल को हराकर जो है सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 अपने नाम किया है। ठीक है, इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 वाला, यहाँ पे ईस्वी को गौर से देखिएगा, 2021-22 वाला है विजय हजारे ट्रॉफी। इसके विजेता रहे हिमाचल प्रदेश, उप विजेता रहे तमिलनाडु। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि पिछले वाला भी पूछ सकता है आपका 21-22 वाला, ये ना, ये विजय हजारे ट्रॉफी की बात हो रही है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, कावेरी बेसिन किस किस भारतीय राज्य में फैली हुई है। देखिए डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अमुक नदी की जो है फैलाव या फिर जो प्रसारण है या फिर जो प्रवाहित होती है ये किस किस राज्य से होकर होती है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपको नॉलेज में भी होना चाहिए, है ना। तो जो कावेरी बेसिन है, कावेरी एक महत्वपूर्ण नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, है ना। तो ये जो कावेरी बेसिन है ये आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में आपका कावेरी बेसिन फैला हुआ है। इसके अलावा कावेरी नदी का उद्गम भी आपके एग्जाम में आता है कि भाई ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से होती है और बंगाल की खाड़ी में जाके समा जाती है। कौन सा, कावेरी नदी। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन किसकी है, तो गंगा नदी बेसिन सबसे बड़ी है ना। भारत के अंदर गंगा नदी की बेसिन जो है ये सबसे बड़ी है। और गंगा आप देखेंगे बिहार को बीचे बीच बांटता है, जैसा कि मैंने बिहार वाले क्लास में, जो बिहार बीसीसी क्लास है उसमें बताया था। इसके अलावा कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी की बात करेंगे तो हेमावती, भवानी, काबिनी, सिमसा, ये सब जो है आपके कावेरी की प्रमुख सहायक नदियों में है। देखिए गंगा की सहायक नदी सभी को याद होती है, यमुना की सहायक नदी जो है सभी की लगभग याद होती है सभी बच्चे को, लेकिन जो ये जो मझोलवा टाइप का नदी है जो न ज़्यादा छोटा है न ज़्यादा बड़ा है, इनकी जो है सहायक नदी आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में आते हैं, कभी कभी मैच करने के लिए, कभी कभी डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, इसके अलावा गोदावरी नदी बेसिन का फैलाव कहाँ कहाँ पे है। अब देखिए सभी नदी की मैं बात करूंगा कि इसकी फैलाव कहाँ कहाँ पे है। तो गोदावरी नदी की महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी तक भी फैला हुआ है। ठीक है भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई गोदावरी नदी किस केंद्र शासित प्रदेश के जो है छू लेता है, तो आप पुदुचेरी बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा गोदावरी नदी की उद्गम कहाँ से होती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होती है जो नासिक के पास है। इसके अलावा यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। इस वाली स्लाइड में आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले कि गोदावरी नदी बेसिन का फैलाव जो है किन किन राज्यों में है तथा किन केंद्र शासित प्रदेश तक भी टच में है। इसके अलावा इसकी उद्गम कहाँ से होती है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, साथ ही साथ ये जो है इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। और मैंने आपको कहा था कि कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, ये खाली मैं दक्षिण गंगा लिखा है, अगर दक्षिण की गंगा लिखे थे तो इसका आंसर कावेरी हो जाता। तो कावेरी को दक्षिण की गंगा और खाली दक्षिणी गंगा कहेगा तो गोदावरी होता है। गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली मेजर नदियों में से है। इसके अलावा गोदावरी की सहायक नदियों की बात करें तो ये पूर्णा होती है, मजीरा होती है, वर्धा, इंद्रावती, मनेर, सबरी, ये सभी के सभी क्या होती है, गोदावरी के प्रमुख सहायक नदियों में होती है। जिसमें से आपको पूर्णा और मजीरा ये याद नहीं करना है क्योंकि आप इसे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको, जैसे मनेर नया नाम होगा आपके लिए, सबरी, इसको जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, ये गोदावरी की सहायक नदियों में है। इसके अलावा कृष्णा नदी का उद्गम, ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के जो सतारा के पास है यहाँ से निकलती है। सतारा आपको याद होगा, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को ही ब्रिटिश राज में मिलाया था राज हड़प नीति के थ्रू 1848 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो जो सतारा के पास महाबलेश्वर है, ये हिल स्टेशन, तो यहाँ से जो है आपके कृष्णा नदी का उद्गम होता है और ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है ना। इसके अलावा इसकी बेसिन की फैलाव की बात करें तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2014 से पहले ये 3 स्टेट में जाती थी, लेकिन अब ये 4 स्टेट में जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2014 में आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना एक नया राज्य का फॉर्मेशन होगा, है ना। प्रसिद्ध नागार्जुन सागर डैम जो है इसी नदी पर है। कौन सी नदी पे, कृष्णा नदी की बात हो रही है। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदियों की बात करेंगे तो तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, एक जैसा ही प्रोनाउंसिएशन है तो एक साथ याद कर लेंगे। बरना, मूसी को हैदराबाद
से याद कर लेंगे क्योंकि ये हैदराबाद के किनारे स्थित है आपका मूसी नदी, एक्चुअली सॉरी हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे, क्योंकि नदी किसी शहर के किनारे नहीं हो सकता, शहर हो सकता है नदी के किनारे। और शब्दों के गहराई में थोड़ा सा झांकिएगा तो पता चलेगा। इसके अलावा भीमा, कोयना, विंदु, येरला, ये सभी के सभी आपके जो है कृष्णा की सहायक नदियों में से हैं। इसके अलावा जो है आपका गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना जो है अभी लगा नहीं है, लेकिन जो है इस पे बात चल रही है, पूर्णतः तैयार नहीं हुआ। तो इससे कौन से राज्य जो है आपका लाभान्वित होंगे, तो आंध्र प्रदेश बताइएगा। ठीक है, गोदावरी कावेरी को जोड़ने वाला जो लिंक परियोजना है, इससे जो है लाभ किस राज्य को होगी अधिकांश, तो आपका आंध्र प्रदेश राज्य को। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में नव वर्ष के त्यौहार को किस नाम से जानते हैं? देखिए पिछले जो एग्जाम हुए हैं कुछ एक, उसमें जो है मकर संक्रांति वाली फेस्टिवल को अलग अलग स्टेट के हिसाब से पूछा गया और नव वर्ष के त्यौहार को अलग अलग स्टेट के हिसाब से पूछा गया। तो मैं एक बार यहाँ पे रिवीजन कराऊंगा और इसके बाद ये वाली क्वेश्चन फिर से रिपीट नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन एक बार पढ़ा दिया उसको बेसिक फॉर्म में हम दोबारा नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, मौखिक रूप से उसकी जो है आपका रिवीजन हम जरूर करा देंगे अगर हमको उस समय लगेगा कि करा देना चाहिए। और यही एक क्वालिटी होनी चाहिए आपको कि ये सुनने में आपको जो है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सुन सुन के आपको याद हो जाता है अगर आप जुड़े भी हो सिर्फ वीडियो से भी, तो है ना भैया। तो ये नवरेह कहा जाता है आपके जम्मू कश्मीर के अंदर नव वर्ष वाली फेस्टिवल को, है ना। जैन संबंध के अनुसार नव वर्ष को कार्तिक शुल्क प्रतिपदा, जैन में जो आपका नव वर्ष का त्यौहार होता है उसे कार्तिक शुल्क प्रतिपदा कहा जाता है। ठीक है, और ये अक्टूबर नवंबर माह में होता है जैन धर्म के एक त्यौहार मैं बताया था और ये एसएससी में पूछा भी था, पर्युषण त्यौहार जैन धर्म का फेमस त्यौहार है, इसे ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव, है ना, महावीर नहीं मार दीजिएगा, ऋषभदेव है जैन धर्म के संस्थापक। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछता है तब आप भगवान महावीर को टिक कीजिएगा। ठीक है, और ये भगवान महावीर साहब जो हैं ये जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक बात जैन धर्म के बारे में जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा केरल में बीसू इसी त्यौहार को कहते हैं, जो नव वर्ष फेस्टिवल होते हैं ये बीसू केरल के अंदर। तमिलनाडु में इसे पोतांदु। अब केरल में कौन सी भाषा होती है? मलयालम भाषा। तो ये मलयाली कैलेंडर के अनुसार जो है नव वर्ष के त्यौहार को विशु कहा जाता है। तो आप खुद से भी सोच करके इस चीज को जोड़ सकते हैं। तमिलनाडु में पोतुंदू कहा जाता है। तमिलनाडु में कौन सी भाषा है? तमिल। तो तमिल कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष को पोतुंदू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर और तेलंगाना के अंदर, चूंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक था, और कर्नाटक के कुछ रीजन में इसे उगादी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पंजाब हरियाणा में इसे बैसाखी का जो है त्यौहार कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। हाँ, तो कर्नाटक वगैरह में जो है तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसे उगादी के नाम से जानते हैं नव वर्ष फेस्टिवल को। पंजाब हरियाणा में इसे बैसाखी का त्यौहार कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश के कुछ पार्ट में भी इसे बैसाखी ही कहा जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो है गुड़ी पाड़वा नव वर्ष को, और बिहार में जूड़ शीतल, है ना। असम में बिहू कहते हैं। बिहू साल में 3 बार मनाई जाती है, एक बार मकर संक्रांति के समय भी मनाई जाती है बिहू, और एक बार जो है आपका नव वर्ष के समय भी मनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा मकर संक्रांति की त्यौहार जो जनवरी माह में 14 और 15 जनवरी को ही होती है, फिक्स कर रखे हैं इनका डेट। तो भारत के तमिलनाडु में पोंगल, है ना, कहा जाता है इसी मकर संक्रांति को, और इसी पोंगल के अवसर पे आपका तमिलनाडु के अंदर जल्लीकट्टू फेस्टिवल होता है। इस जल्लीकट्टू फेस्टिवल में आपने देखा होगा बैल को छोड़ के फिर पकड़ा जाता है। इसके अलावा केरल में इसी मकर संक्रांति को मकर बिलक्कू कहते हैं। गुजरात में इसी मकर संक्रांति को उत्तरायण कहते हैं। असम में मैंने स्पष्ट कर दिया 3 बार बिहू होता है तो बिहू कहा जाएगा। पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये सब कुछ एक त्यौहार थे आपके मकर संक्रांति और नव वर्ष वाला, इसे जरूर ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? मतलब एक निश्चित समय में जो है किसी वस्तु की जो वेग है उसमें जो आपका बदलाव आता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे त्वरण कहते हैं। त्वरण, है ना, इसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आपके सामने यहाँ पे है त्वरण, है ना। त्वरण का एसआई मात्रक आपसे पूछा जाता है, मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है ना। तो ये आपका मैं इस प्रकार से लिखा हूँ, मीटर बाय सेकेंड गुने सेकेंड, यानी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। अगर यही उसको आप ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा
त्वरण की परिभाषा न्यूटन के दूसरे नियम से मैच करता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको लॉजिकली एग्जाम में आता है कि भाई बल का व्यंजक किस न्यूटन के गति के नियम से, बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से, और भी क्या क्या चीज़ मिलते हैं हमें आपसे पूछ लेता है लॉजिक लगा के। तो त्वरण की जो परिभाषा है ये न्यूटन के दूसरे गति के जो गति के 3 नियम है न्यूटन के, तो जो दूसरे वाला नियम है ना सेकेंड वाली, उससे जो है ताल्लुक रखता है, ठीक है। इसके अलावा किसी वस्तु का स्वतंत्र रूप से जो गिरता है ना, स्वतंत्र रूप से जो स्वच्छंद विचरण करते हुए गिरता है, तो ये कौन से त्वरण का उदाहरण है, तो एक समान त्वरण का उदाहरण। चूंकि त्वरण भी कई प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो हमें त्वरण पढ़ना होता है, वो भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम 2 प्रकार के बेसिकली पढ़ते हैं, एक स्वतंत्र रूप वाला, एक समान त्वरण पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं दूसरा त्वरण का उदाहरण दूं, जैसे आपका अचानक चलना किसी चीज़ का, कोई भी पिंड ले लीजिए, जैसे अचानक घोड़ा रुका हुआ है अचानक चलने लगा, तो उसे असमान त्वरण का उदाहरण है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक समान त्वरण, जो कोई वस्तु गिर रही हो तो एक समान त्वरण, और अचानक रुका हुआ वस्तु चलने लगा तो असमान त्वरण। असमान मतलब जो बराबर ना हो, समझ रहे होंगे। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ये भी फार्मूला बहुत छोटा है और ये भी आपके एग्जाम में आता है। संवेग सदिश भौतिक राशि होती है, आपने सदिश और अदिश भौतिक राशि पढ़ रखा होगा। सदिश क्या होता है कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों, अदिश क्या होता है, दिशा नहीं होता है लेकिन परिमाण होता है, तो ऐसे भौतिक राशि को अदिश कहते हैं। तो ये जो आपका संवेग है ये सदिश भौतिक राशि होती है और इसकी मात्रक किलोग्राम गुने मीटर बाय सेकेंड होता है। तो अगर आपने द्रव्यमान का ले लिया तो द्रव्यमान का आपने किलोग्राम लिखना है ना, भार मतलब किलोग्राम, है ना। और द्रव्यमान गुने क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, और चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। तो दूरी का आप मीटर लिखेंगे, समय तो नीचे में आएगा तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, या फिर मीटर बटा सेकेंड हो जाएंगे, आप समझ रहे हैं। इसके अलावा जो आपका संवेग है ये न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित है, ठीक है। न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग भी संबंधित है, न्यूटन के द्वितीय नियम से त्वरण भी संबंधित है, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है, ठीक है। बल की खाली परिभाषा कहेगा तो पहला नियम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन व्यंजक कहेगा तो दूसरे नियम से ताल्लुक रखता है न्यूटन का, ठीक है। न्यूटन के पहले नियम को जड़ता का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ एक बातें जो है आप रिलेट करके याद रखेंगे, एग्जाम में काम आएगी। संवेग में परिवर्तन को हम आवेग कहते हैं, संवेग में परिवर्तन को हम आवेग कहते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिस्ताक क्या है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता दिया हूँ बहुत दिन पहले, जब सीजीएल की मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा था 2022 के अंदर। लेकिन ये क्वेश्चन बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इसे 3 बार रिपीट किए गए हैं पिछले 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये जो है लंबा प्रवेश द्वार होता है, जो इस्लामिक वास्तुकला का चीज़ होते हैं वहाँ पर जो लंबा प्रवेश द्वार होता है उसे पिस्ताक कहा जाता है। आप इसे दक्षिण भारत में जो गोपुरम होते हैं उससे आप याद करने के लिए इसे मतलब मैच कर सकते हो, एक साथ याद रख सकते हो कि दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं इसके जो विस्तृत लंबा गलियारा बना होता है उसे गोपुरम कहते हैं। और कुछ इसी प्रकार से ये भी सेंस दे रहा है लंबा प्रवेश द्वार पिस्ताक, लेकिन ये इस्लामिक आपका जो नमूना है उसमें होगा, और गोपुरम जो है ये द्रविड़ शैली के मंदिर में होंगे। इसके अलावा बौद्ध स्तूप के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, छत्र या हार्मिका कहा जाता है। और स्तूप अपने आप में क्या होता है, जहां पे बुद्ध के जो है महत्व के जो अवशेष होते हैं उनको संरक्षित रखे जाने की जो जगह होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। और स्तूप के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, छत्र या हर्मिका कहते हैं। लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, तो ये बहाई धर्म से संबंधित है। और लोटस टेम्पल कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है, कमल आकार की मूर्ति है, या सॉरी मंदिर है। इसके अलावा दक्षिण भारत की मंदिर जो है ये आपका द्रविड़ शैली में बनाई जाती है, और उत्तर भारत की मंदिर नागर शैली में बनाई जाती है, करेक्शन कर दूंगा यहाँ पे। और जहाँ पे दोनों द्रविड़ प्लस नागर मिल जाता है तो बन जाता है बेसर शैली, ठीक है। तो ये भी कई दफा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखने के लिए, है ना। उत्तर भारत की सबसे बड़ी नमूना जो द्रविड़ नागर शैली के अलावा कुछ अन्य शैली में भी बनाए गए हैं, यह है आपके खजुराहों के मंदिर। खजुराहों के मंदिर जो है नागर शैली के अलावा
पंचायतन शैली में भी बनाए गए हैं। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। खजुराहो के मंदिर के अंदर जो है सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर जो है ये खजुराहो में ही स्थित है ना। खजुराहो क्या है, मंदिरों का समूह है, तो उसके अंदर जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, महादेव मतलब भगवान भोलेनाथ, है ना, तो उनकी जो मंदिर है ये सबसे बड़ी मंदिर है। और खजुराहो की मंदिर का निर्माण कौन किया था, है ना, तो आपने जो है आपका खजुराहो के मंदिर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश के अंदर है। चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो का मंदिर और सांची का स्तूप मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा। तो ये दोनों चीज़ जो है मेजर चीज़ मध्य प्रदेश में जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 2-3 गुफा है, उनको भी जरूर ध्यान रखेंगे। आए दिन एग्जाम में पूछता है, एक भीमबेटका का और एक बाघ गुफा, ठीक है, ये दोनों बात भी ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश के संबंध में। प्रसिद्ध नाट्य नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये हिमाचल प्रदेश से है। ये मैं जो है पहले बहुत बार एग्जाम में आया है, ये जस्ट मैंने आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जब नाट्य नृत्य हिमाचल प्रदेश में हो गया। इसी प्रकार से एक नृत्य जो काफ़ी बार पूछा गया, ब्रीटा डांस, तो ब्रीटा डांस आपका पश्चिम बंगाल में होती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ब्रीटा डांस कहाँ पे होती है, पश्चिम बंगाल के अंदर होती है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। ये चेचक के रोगों को दूर भगाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पोवाड़ा, लावनी, तमाशा, कोली, दही हांडी, गुड़ी पाड़वा, शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, फुगड़ी, लेजिम, रंगोली, बर्ली पेंटिंग, ये सभी के सभी जो भी आपने, ये तो नृत्य हैं, त्यौहार हैं या फिर कलाएं हैं, तो ये कहाँ हैं, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। इसमें आएंगे तो पोवाड़ा, लावनी, तमाशा, ये सभी नृत्य के फॉर्म है। कोली, ये भी नृत्य के फॉर्म है, एक समुदाय कोली समुदाय के द्वारा। दही हांडी कृष्णाष्टमी के अवसर पे। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र के नववर्ष। शिवाजी उत्सव फेस्टिवल होता है ना, शिवाजी के लिए। गणपति उत्सव गणेश चतुर्थी के समय। फुगरी, लेजिम, रंगोली, रंगोली एक कला है, ये भी डांस है। और बर्ली एक पेंटिंग है। ये सभी के सभी आपके कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र के अंदर हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा जो आपका घोड़े मोरनी नृत्य, सिमगो फेस्टिवल, तरंग मेल, ये सभी के सभी गोवा के अंदर मिलेगा। देखिए घोड़े मोरनी काफ़ी बार रिपीट किया गया है। सो ओ जो ओ, इस प्रकार से भी एक जो है फेस्टिवल का नाम है, ये भी आपके गोवा के अंदर ही होंगे। एक होता है देख एक घोड़े मोरनी था, एक है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी, कलबेलिया, घूमर, गनगौर, चंग, ये सभी के सभी नृत्य वगैरह जो हैं आपके कहाँ पे मिलेंगे, तो ये राजस्थान के अंदर जो है आपको मिलेंगे। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कठपुतली भी मिलेंगे, कठपुतली भी ध्यान रखेंगे, राजस्थान के अंदर मिलती है। तो ये बात सब थोड़ी बहुत ध्यान रखना है आपको, एग्जाम के लिहाज से काम आएंगे जी, है ना। देखिए जो सीधे सीधे किताब में मिल जाए वो तो आप खुद ही पढ़ लेंगे, जो सीधे सीधे किताब में नहीं मिलेंगे वही मेरा काम है आपको बताना, ताकि एग्जाम में जो क्रिटिकल नंबर है वो आपको दिलाऊं, है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा जो स्लाइड है इसमें एक और दे रखा है एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर, मणिपुरी डांस, आप जानते हैं नाम से स्पष्ट है मणिपुर का। थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर का है। याओसांग फेस्टिवल मणिपुर की होली है। थबल चोंगवा, जोगई और चोलम रासलीला, ये सभी के सभी मणिपुर के नृत्य फॉर्म हैं। जो थबल चोंगवा है ये याओसांग फेस्टिवल के अवसर पे ही होता है, ये रिलेट करके मैंने एक ही साथ याद करना सिखाया है। तो ये सब कुछ एक बातें जो हैं आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, है ना, देखिए जो आपका ये मार्शल आर्ट की बात आई है, तो मार्शल आर्ट लाठी भी होता है। लाठी आपका पश्चिम बंगाल में प्रचलित है मार्शल आर्ट। इसके अलावा गतका होता है, गतका पंजाब वगैरह में होता है। मलखम्ब होता है, मलखम्ब ये आपका मध्य प्रदेश में काफ़ी पॉपुलर, अब तो मलखम्ब में पदक भी आने लगे हैं। इसके अलावा ये आपने कलारीपट्टू, एक कलारीपट्टू साउथ का है। तो ये सब कुछ जो है थोड़ा बहुत ज़रूर ध्यान रखें, जो मार्शल आर्ट फॉर्म वाली है यहाँ से भी क्वेश्चन आती है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में भारत के वित्त मंत्री RK शनमुखम शेट्टी, है ना, प्रथम वाला जिन्होंने बजट पेश किया था, है ना, की प्रतिमा का अनावरण कोयम्बतूर में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि RK शनमुखम शेट्टी जी के जो प्रतिमा हैं उनका अनावरण जो है कोयम्बतूर के अंदर किया गया है। तो ये में कौन से मंत्री के द्वारा जो है फीता काटा गया या फिर अनावरण किया गया, तो ये आपका पीयूष गोयल साहब है। पीयूष गोयल साहब अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालय में मंत्री हैं। पीयूष गोयल वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके साथ इनके पास जो है काफ़ी
काफ़ी सारे एडिशनल मंत्रालय के जो है कार्यभार भी दिया गया है, तो एक से अधिक है, देख लीजिएगा। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट जो है षणमुखम शेट्टी जी, जिनके ये प्रतिमा लगाए गए हैं कोयम्बतूर में, इन्होंने ही पेश किए थे। तथा गणतंत्र भारत यानी 1950 की बात हो रही है ना, तो गणतंत्र भारत की जो प्रथम बजट है ये जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था, है ना। वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन हैं। भारत में बजट कौन पेश करते हैं? वित्त मंत्री ही पेश करते हैं जनरली। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? मोरारजी देसाई के पास, 10 बार किए हैं। वर्तमान में जनजातीय मामला के मंत्रालय के मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आए रहते हैं। और बिरसा मुंडा वाला बात भी जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। बिरसा मुंडा वाला से जो भी चीज़ है, चाहे तो स्टेडियम है, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे कौन से दिवस मनाया जाता है, सब बता रखे हैं, ये सब जरूर ध्यान रखिएगा। इनके अलावा प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को हम मनाते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे। इसके अलावा प्रति वर्ष ओशियन दिवस, है ना, समुद्र वाला ओशियन भैया, है ना, तो ये 8 जून को, जो महासागर वाला होती है ना, तो 8 जून को मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, 22 मई को, है ना। इसके अलावा 20 मार्च को जो है विश्व गोरैया दिवस के रूप में मनाते हैं, स्पैरो वाला गोरैया, है ना। इसके अलावा 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाते हैं। और 13 फरवरी को इंडिया के अंदर, अब तो इंडिया नहीं, अब तो भारत कहिए, तो ये भारत के अंदर जो है 13 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, है ना, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी है और राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। रेडियो से पूरी जानकारी मैंने आपको दे दिया था। कल एक बच्चे ने रेडियो वाला क्वेश्चन को लेकर एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि भारत में पहली बार रेडियो की शुरुआत जो है 1942 में है, कहीं से इन्होंने देखा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो 1942 आप बता रहे हो, ये सार्वजनिक रेडियो की शुरुआत नहीं थी। 1923 में ही सबसे पहले सार्वजनिक तौर पे रेडियो की परिचय करवाए गए इंडिया में। उसके बाद 1927 में हमने स्थापित ही किया बम्बई और कोलकाता में रेडियो का प्रसारण, ठीक है। तो पहली बार तो 1927, और रेडियो कब स्थापित हुए? तो 1923, पहली बार 1923। और रेडियो प्रसारण कब स्थापित हुए, अगर ऐसे लैंग्वेज आपसे पूछ रखा है तो 1927। इसका बदला हुआ नाम था 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, और 1957 में आपका जो है आकाशवाणी, जो आज भी है। तो ये रेडियो का इतिहास है। लेकिन आपने जो 1942 कहा है, ये क्या है? ये खुफिया रेलवे था। ये खुफिया मतलब जो है सार्वजनिक नहीं है ना। ये जो है गुप्त रेडियो प्रसारण थी, जो अरुणा आसफ अली के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है मैसेज देने के लिए उपयोग किया गया था, ठीक है। तो ये 1942 आप सही हो, लेकिन ये सार्वजनिक नहीं है ना, तो सही वही रहेगा, 1923 ही पहली बार रेडियो इंडिया में, ठीक है भाई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अभी आपने पहली वाली स्लाइड में देखा कि राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं 13 फरवरी को। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। कल ही था सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर, और कल इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि भी होंगे। इनके अलावा सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पर। किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, तो वो बात भी ध्यान रखेंगे। विवेकानंद साहब 23 जनवरी पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस साहब के जन्मदिन पे। तो ये कुछ एक जो है हमारे, है ना, भारत के महापुरुष जिनके नाम पे इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, इनको जरूर ध्यान रखें। महात्मा गांधी के जो शहीद दिवस है, वो आपका शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को, जो उनके जो मतलब स्वर्ग सिधार होने का डेट है। इसके अलावा महात्मा गांधी के जन्मदिन पे हम अहिंसा दिवस मनाते हैं, वो भी वर्ल्ड स्तर पे, ठीक है। इसके अलावा ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, है ना, विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो ये कुछ एक दिवस हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं, इनको जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा FAO का मुख्यालय आपसे डायरेक्ट पूछता है, विश्व खाद्य वाला FAO, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? तो ये रोम के अंदर है। रोम कहाँ पे है? इटली के अंदर है ना। और जो रोम है वो किस नदी के किनारे है? पहले रेलवे पूछता था, तो टाइबर नदी के किनारे है। इसके अलावा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो गंगफूर पोसम। देखिए, मैंने हाल फिलहाल में ऐसा ऑब्जर्व किया है कि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, खास करके स्थलीय सीमा वाला, तो उनके देश में क्या भाषा बोली जाती है, क्या राष्ट्रीय फल है ना, कौन से हाईएस्ट पिक हैं, इन सब के बारे में ज़्यादा पूछ लिया है एग्जामिनर आपसे, और पूछेंगे, ठीक है। तो भूटान की जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, हाईएस्ट माउंटेन है, ये आपका कौन सा है? गंगखर पुनसुम, इसी प्रकार से नाम है भाई। अब मैंने नहीं नाम रखा है, नाम उन लोगों ने रखा है, गंगफूर पुनसुम, है ना। इस प्रकार से ये
कहाँ पे है, भूटान के अंदर हाईएस्ट पीक है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच जो आपका सीमा रेखा है ये कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सा है, तो डुरंड लाइन है। पहले ये जो है पाकिस्तान और जो है माफ कीजिएगा एक सेकेंड, अफगानिस्तान और भारत के बीच हुआ करता था डुरंड लाइन, लेकिन पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया, ठीक है। LAC कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा देखे गए हैं एग्जाम के अंदर कि इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है LAC, तो इसका होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत और चाइना के बीच में जो है ना, मुख्य रूप से बाउंड्री डिसाइड करता है LAC, है ना। और LOC जो है, ये LOC कारगिल आपने पिक्चर भी देखा होगा, तो ये जो LOC है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन LAC भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा भी भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच 24वीं समानांतर रेखा भी है, लेकिन इसे मान्यता नहीं है। तो ये सब कुछ एक बात जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी, ये तो मैंने सीमा रेखा की बात कर लिया, सिर्फ भूटान की ऊंची चोटी देख लिया आपने। श्रीलंका की ऊंची चोटी है माउंट पेंड्रो, या फिर उसे उधर के भाषा जो सिंगली भाषा या तमिल भाषा है उसमें जो आपका इसका नाम दिया गया है पिद्रुत्तुगला। देखिए जिस प्रकार से पढ़ पाए आप, पिद्रुत्तुगला, है ना, इस प्रकार से। लेकिन माउंट पेंड्रो ये आपके एग्जाम में आता है ज़्यादा बार जब भी पूछा गया है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी हककबो राजी, है ना, इस प्रकार से। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी लेकिन ये पूर्ण रूप से न तो पाकिस्तान में न तो पूर्ण रूप से भारत में, POK में है ना, अधिकांश भाग इसका K2 का, है ना। इसके अलावा क्योकंडाम या हाफोंग, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ी बहुत, है ना। इसके अलावा जो है आपका भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है, जोंगखा। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है, जोंगखा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भूटान के सटे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट है जो भूटान को टच करता है, जरूर ध्यान रखेंगे। और ये भाषा वाला जरूर ध्यान रखेंगे जोंगखा, क्योंकि ये पूछता है ना। अब आते हैं अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा, तो दारी या पाश्तो होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। दारी या पाश्तो ये अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा बता दिया, सिंगली और तमिल होता है। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा खुद बांग्ला। म्यांमार की बर्मी, तो ये दोनों याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं म्यांमार को बर्मा कहते हैं, तो बर्मी भाषा चलता है। और बांग्लादेश के नाम से ही है बांग्ला, तो इसे भी ध्यान रखें। चीन की भाषा चीनी कहिए या मंदारिन कहिए, तो आपको 3 नहीं पूछेगा, ना तो बांग्लादेश का पूछता है, ना म्यांमार का पूछता है, ना चीन का पूछता है। आपसे पूछता है श्रीलंका का, आपसे पूछता है अफगानिस्तान का, है ना। तो ये दोनों जरूर ध्यान रखेंगे। ना नेपाल का पूछेगा, क्योंकि नेपाल का नेपाली है भाई, तो क्यों पूछेगा। इसके अलावा चीनी को ही मंदारिन कहते हैं, यहाँ पे लिखा है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे छोटी सीमा तो कहाँ से लगती है भाई, अफगानिस्तान के साथ लगती है। इसके अलावा सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 देश के साथ लगा हुआ है। कौन कौन से, नेपाल, भूटान, चीन, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये 3 देशों के साथ जो है संपर्क में है। इसके अलावा भारत में त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके 3 साइड बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है त्रिपुरा के। इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेश सहित जो भारतीय सीमा क्षेत्र है, इनकी टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 15,106.7 किलोमीटर है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे इसी में बैफरकेट करके पूछ दिया गया कि तटरेखा की लंबाई में सबसे अधिक तटरेखा किस राज्य की है, तो गुजरात की है। गुजरात की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। दूसरा स्थान पे आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा द एनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अनार्की मतलब समझते हैं ना, अनार्की जहाँ पे शासन व्यवस्था ठीक ठाक ना हो, है ना। तो ऐसे अनार्की मतलब विलियम डेल रिम्पल के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, द अनार्की, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये विदेशी राइटर मैकबेथ जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। एक ओथेलो भी लिखिएगा, ये भी लिखे हैं, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं, ओथलो, तो ये भी आपके शेक्सपियर ही लिखे हैं। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक जोनाथन स्विफ्ट हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो हैं, है ना। एनिमल फॉर्म के लेखक जॉर्ज ऑरविले हैं। टाइम मशीन के लेखक H.G. वेल्स हैं। ये कुछ विदेशी राइटर, चूंकि मैं देसी राइटर और भारत के क्रिकेटर खिलाड़ी जो भी हैं उनके ऊपर जो भी फेमस राइटर हैं उनको लेके मैं जो टॉपिक वाइज वीडियो है उनमें पुस्तक वाला जो है एक टॉपिक करा दिया हूँ, PDF भी दे दिया हूँ।
है ना। लेकिन ये सब कुछ कराना जरूरी है जो हाल फिलहाल में आए, क्योंकि यहाँ से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम यहीं से उठाया गया। मेन कैंप के लेखक एडोल्फ हिटलर है, जर्मनी का नाजीवाद से जुड़ा हुआ, है ना। इसके अलावा अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। पिंजर के लेखक अमृता प्रीतम है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखक प्रियंका चोपड़ा हैं। तो ये सभी कुछ एक किताब जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा प्रियंका चोपड़ा वाला काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा को जो है ना शादी किए थे प्रियंका चोपड़ा इंडिया से बाहर, तो इनके लिए जो है किताब भी लिखी और भी बहुत सारे बात हैं, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए। इनके अलावा FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के पुरुष विजेता कौन है ना। तो ये आपका हरमनप्रीत सिंह को जो है पुरुष विजेता घोषित किया गया है 2022 FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में हरमनप्रीत को, और ये लगातार 2 बार जीते हैं, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह यह पुरस्कार लगातार दूसरी बार जीती, इन्होंने 21-22 के लिए भी जीता था, है ना। तो 21-22 के दौरान जो है कुल आपका 18 गोल किए थे, अच्छा सॉरी, इससे पिछले साल जीते थे और 21-22 के लिए तो मिला ही है, तो ये टोटल जो है 18 गोल किए हैं 21-22 के दौरान, है ना। और FIH प्रो लीग में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड अब जो है हरमनप्रीत के नाम ही है, और ये 2 बार लगातार जो है प्लेयर ऑफ द ईयर रहना, आप समझ ही रहे होंगे। इसके अलावा FIH प्लेयर ऑफ द ईयर महिलाओं में कौन बना है भाई करंट वाला, तो ये आपका नीदरलैंड के फेलिस अलवर्स को चुना गया है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे चुना गया। राइजिंग स्टार आप समझते हैं उभरता हुआ सितारा, तो ये आपका जो है भारत के मुमताज खान को चुना गया है लेडीज वर्ग महिला वर्ग में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे इमर्जिंग प्लेयर के रूप में 21-22 के लिए। इसके अलावा जूनियर हॉकी चैंपियनशिप एशियन वाला, एशियन जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023 पुरुष वाला भी होता है, और एशियन जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023 महिला वाला भी होता है। तो पुरुष वाला और महिला वाला दोनों के विजेता हैं कौन, भारत, लेकिन दोनों के उपविजेता अलग अलग हैं। तो पुरुष वाला पाकिस्तान को हराया, पाकू को, और महिला वाले में जो है कोरिया को हराया है। दोनों का वेन्यू भी अलग अलग है, एक जो पुरुष वाला हुआ है एशियन जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023 ये ओमान में हुआ है, और महिला वाला जो है जापान में हुआ है। दोनों को प्रोनाउंसिएशन बढ़िया है, ओमान जापान, है ना। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, भारत के उड़ीसा राज्य में कराए गए थे, जहां पर विजेता जर्मनी और उपविजेता कौन रहे थे, बेल्जियम। अब हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है, 1971। शुरुआती इवेंट के विजेता कौन बने थे, पाकिस्तान। भारत हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था, 1975, यानी सेकेंड इवेंट और एकमात्र बार जीता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओलंपिक में जो पहला गोल्ड आया भारत के लिए 1928 में, ये हॉकी खेल में ही आया है। भारत को अब तक हॉकी के अंदर 8 गोल्ड मिला है ओलंपिक के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 10 ही गोल्ड मिला है ओलंपिक में, 8 गो हॉकी में, 1 गो नीरज चोपड़ा, 1 गो अभिनव बिंद्रा, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, है ना। महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं तो राज्य आपके एडवोकेट जनरल जो होता है राज्य के अंदर, तो आर्टिकल 165 के थ्रू जो है राज्यपाल उस राज्य में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। राज्यपाल का पद होगा, यह आर्टिकल 153 कहता है। राज्यपाल जो है राज्यों के अंदर कार्यपालिका का प्रधान होता है, जिस प्रकार से केंद्र के अंदर जो है कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो आपका प्रेसिडेंट साहब होते हैं। लेकिन वास्तविक प्रधान में जो है मामला उलट जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो शक्ति वगैरह हैं और राज्यपाल राज्य में यूज नहीं करता है, CM करता है। उसी प्रकार से केंद्र में प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, PM करता है, ठीक है। तो जो कार्य का जो शक्ति का मेन यूटिलाइज है किसके द्वारा होता है, तो PM CM के द्वारा। लेकिन अगर आपसे सीधे सीधे पूछे कि केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान कौन, तो प्रेसिडेंट, और राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन, तो राज्यपाल, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, यानी जब तक चाहे, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब ही करते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। किस प्रकार के केंद्र में जिस प्रकार केंद्र में महान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है सबसे बड़े कानूनी या विधिक अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार से राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं, उस राज्य के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। बहुत सारे चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं, मैंने आपको ऐसे याद करने की पॉलिटी के अंदर बताया। आप लोकसभा को विधानसभा से रिलेट कीजिए, आप राज्यसभा को विधान परिषद से रिलेट कीजिए, आप PM को CM से रिलेट कीजिए, आप प्रेसिडेंट को गवर्नर से रिलेट कीजिए, आप हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट
कोर्ट से रिलेट कीजिए, है ना। ये काफ़ी चीज़ें आसान बन जाएंगी। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एडवोकेट जनरल ऑफ जो कि स्टेट के एडवोकेट जनरल होते हैं उनसे रिलेट कीजिए, तो काम ईजी हो जाएगा भाई, है ना, समझने में। वही बात है सेम जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे इंडिया के लिए करते हैं, वो पार्टिकुलर उस राज्य के लिए करते हैं, है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति के क्षमादान जो होते हैं ना, क्षमादान माफ़ी करने का जो अधिकार है, ये आर्टिकल 72 में है। राज्यपाल के पास भी है ऐसे अधिकार, जो आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल दोनों के पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई है? 35 वर्ष। इसके अलावा दुनिया की एकमात्र समुद्र जिसके पास भूमिगत सीमा नहीं है, भूमिगत सीमा नहीं है समुद्र, कौन सा समुद्र है भाई? सारगेसो सागर। सारगेसो सागर जो है इसके भूमिगत सीमा नहीं है, इसमें शैवाल वगैरह काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अंडमान सागर, अब कुछ सागर का कौन सा पार्ट है, यहाँ से पिछले दिनों क्वेश्चन काफ़ी आए, तो मैं आज पूरा बता दूंगा, आज के बाद ये चीज़ फिर से रिपीट नहीं होगी। अंडमान सागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर का पार्ट है ना। इसके अलावा भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का पार्ट है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर की जो आपका लंबाई भी पूछता है, तो 164 किलोमीटर जब बनी थी तब थी लंबाई, ठीक है। आज विस्तृत होके ये 170 से 190 किलोमीटर के बीच में भी आपको ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऑथेंटिक वाला जो है 164 से 168 किलोमीटर के बीच आपको ऑप्शन रहेगा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सुएज नहर लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर आपने जान लिया अटलांटिक का पार्ट है। लाल सागर हिंद महासागर में खारा जलीय क्षेत्र है, ठीक है। ये जो लाल सागर आप देख रहे हैं ये भी हिंद महासागर का ही पार्ट कहलाएगा। ये खारा बहुत मतलब एक जो है इस प्रकार से, है ना, जलीय भाग है। खारा तो है ये है क्योंकि समुद्र है भाई, है ना। इसके अलावा सबसे बड़ी सागर कौन सी है? देखिए महासागर सबसे बड़ी तो प्रशांत महासागर, लेकिन खाली सागर कहेगा तो सबसे बड़ी सागर दक्षिणी चीन सागर है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछता है कि अरब सागर क्या है, अरल सागर क्या है और बंगाल की खाड़ी क्या है। बंगाल की खाड़ी क्या है मुझे भी याद है, वो दिन कौन सा था? मेरे ख्याल में 4 अप्रैल 2016 NTPC का प्री एग्जाम था, ठीक है भाई। उसकी एग्जाम में पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी क्या है। बहुत सारे बच्चों ने खाड़ी लगा दी। बंगाल की खाड़ी समुद्र है ना भाई, है ना, इसके किनारे बहुत सारे राज्य आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वगैरह, तो आप समझ रहे हैं, है ना, फिर भी, है ना, तो ये समुद्र है। उसी प्रकार से ये अरल सागर, इसमें सागर लगा है लेकिन ये क्या है? वास्तव में एक झील है ना। तो ये कुछ एक जो अपवाद टाइप से नाम है, जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पश्चिमी उत्तरी भाग में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो आप कहते हो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होती है? तो भूमध्य सागर से ओरिजिनेट होती है, जो भारत के यानी पंजाब हरियाणा वाले साइड में ठंडा के मौसम में वर्षा कराता है, और ये वर्षा रबी के फसल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। डूरंड कप 2023 के विजेता कौन है? मोहन बगान सुपर जायंट्स। ये जो है डूरंड कप 2023 अपने नाम कर लिए हैं। यह मैच कहाँ पे खेला गया था? सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में खेला गया था। आजकल ये भी ट्रेंड में है कि फाइनल वाली जो मैच है ये कहाँ पे खेला गया था? तो ये आपका सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में खेला गया था। मोहन बगान यह खिताब 23 साल के बाद अपने नाम किया है, ठीक है भाई। इससे पहले भी किए हैं लेकिन ये जो गैप है 23 साल का है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि आपसे पूछा था कि संतोष ट्रॉफी, है ना, किस राज्य ने 54 वर्ष के अंतराल पे जीता है, ठीक है। डायरेक्ट इतना लाइन देके क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर कर्नाटक था। उसी प्रकार से इसमें भी काफ़ी गैप है, तो ये क्वेश्चन आएंगे और इसे लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगी, ठीक है भाई। तो मोहन बगान ने ये खिताब जो है 23 साल के बाद जीता है, और ये 17 खिताब के साथ जो है सबसे सफल टीम हो गए हैं मोहन बगान इस प्रकार के खेल में। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी 2023 के विजेता कर्नाटक मेघालय को हरा के 54 वर्ष के अंतराल के बाद, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन का भी एग्जाम्पल दिया कि इस लैंग्वेज में आया था। इसके अलावा
भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? ऐसे ऐसे नाम जो पहले कभी न सुने हो, है ना। तो भाई भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना जो है 1992 में किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन स्वतंत्रता के बाद 1949 में, इसके अध्यक्ष CGL में पूछा था 2023 प्रे में। तो PC महालनोबिस जो है राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष के तौर पे जो है नियुक्त किए गए थे 1949 के अंदर। सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो है ये PC महालनोबिस के मॉडल पर ही आधारित था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा PC महालनोबिस इन्हीं के जन्मदिन पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी सेलिब्रेट किए जाते हैं 29 जून को, ठीक है। तो ये कुछ एक बात PC महालनोबिस साहब के नाम से। इसके अलावा भारतीय आयुध अधिनियम जो आर्म्स वाला है, आयुध मतलब आर्म्स, तो ये आपका जो है 1959 में हुआ था। आर्म्स एक्ट एक बार 1878 में भी आया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के समय में, ठीक है। और ये आज़ादी के बाद 1959 में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की स्थापना कब होती है? 1984 में होती है ना, खेल प्राधिकरण वाला। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम कब होती है? 1955 में होती है। हिंदू विवाह अधिनियम वाली जो कानून है किस किस समुदाय के लोग पे ये जो है लागू होता है? तो ओवरऑल हिंदू तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं उनको भी, जैन धर्म को भी और सिख धर्म को भी। तो इन चारों पे ये जो है फॉलो होता है आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1955। शारदा एक्ट किससे संबंधित होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो बाल विवाह से, है ना। शारदा जो बाल विवाह अधिनियम है ये कब आया था? 1929 में, ठीक है। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से, है ना। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 महादेव गोविंद रानाडे के प्रयास से। तो अगर इस भी दे के आपसे क्वेश्चन 1861 पूछ रहा है तो महादेव गोविंद रानाडे को आंसर करना है, ईश्वरचंद विद्यासागर को नहीं। 1856 पूछ रहा है तो ईश्वरचंद विद्यासागर, या फिर ओवरऑल पूछ रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? तो 1856 ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से, ठीक है भाई। इसके अलावा एशियन गेम 2022-23 में भारत के महिला हॉकी टीम के द्वारा कौन सा पदक प्राप्त किया गया? देखिए एशियन गेम समाप्त हो गया है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन की रीड बनेगी ये। तो कांस्य पदक जो है महिला हॉकी टीम को एशियन गेम में मिला है। जापान को हरा के कांस्य पदक अपने नाम कर लिया महिला हॉकी टीम 2023 एशियन गेम जो चीन में हुआ है। हालांकि ये 2022 वाला एशियन गेम है, ठीक है। ये 2022 वाला एशियन गेम है, खाली करवाया गया है 2023 में, ठीक है। एशियन गेम 2022 ही कह सकते हैं या फिर 22-23 कह सकते हैं। तो 22-23 में भारत के पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष वाला जो हॉकी टीम है ना वो स्वर्ण पदक जीता है, और महिला वाला रजत नहीं कांस्य जीता है, ध्यान रखेंगे। एशियन गेम 2023 में भारत के लिए सुशीला चानू ने 2 गोल किए हैं। अब गोल किए हैं तो आप समझ रहे हैं ना कि कौन से खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित होंगे भाई, गोल किए हैं तो, है ना। अब देखिए मीराबाई चानू आपका किससे जो है संबंधित है? मीराबाई चानू, तो मीराबाई चानू तो वेट लिफ्टिंग है से संबंधित है ना, भारोत्तोलक है ना। तो आपको सुशीला चानू अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि किस खेल से संबंधित है तो वेट लिफ्टर नहीं लगा दीजिएगा कि उनके ही भाई बहन दिख रहे हैं तो लगा देते हैं, है ना। ये फुटबॉल खेलती है, ध्यान रखिए। इसके अलावा एशियन गेम 2023 में भारत को कितने पदक? 107 मिला था। 28, 38 और 41 के रेशियो में जोड़ेंगे 8, 1, 9, 8, 17 के साथ, हाथ में 1, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 117। इसके अलावा 107 माफ कीजिएगा। एशियन गेम 2022-23 में भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 गोल्ड और भारतीय कबड्डी के टीम ने भी 2 गोल्ड जीता है। तो इस प्रकार से कुछ एक जो टीम वाला आपकी जीत है उसे जरूर ध्यान रखें एशियन गेम के लिहाज से। भारत में अब तक 2 बार एशियन गेम हुआ है, एक बार शुरुआती इवेंट 1991 में और दिल्ली में, और एक बार आपका 51 में, और एक बार 1982 में, 2 बार हुआ है। इसके अलावा गोलकुंडा का किला किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था? अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम में भी पदक की जो है आपका CWG में ध्यान रख लीजिएगा 61 गो मिला था। इसके अलावा जो आपका ये क्या होता है, इसके अलावा ओलंपिक में 7 गो मिला था। ये सब कुछ एक पदक जरूर ध्यान रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो अगला है हमारा काकतीय राजवंश, है ना। गोलकुंडा का किला किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था? काकतीय राजवंश के द्वारा, तो इसे भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है। गोलकुंडा का किला कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा के किला पर औरंगजेब ने कब्जा जमा लिया था। देखिए जो औरंगजेब है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करा,
है ना, बहुत सारे चीज़ खास करके जो धार्मिक स्थल है उनको अपने गिरफ्त में लिए। जैसे मैंने कल या परसों भी एक क्वेश्चन आपको बताया था कि औरंगजेब जो है आपका एक बार सोमनाथ के मंदिर पर भी जो है इन्होंने मतलब कब्जा करने की कोशिश करा था, है ना। तो ये जो है आपके गोलकुंडा के किला पे औरंगजेब ने जो है आपका कब्जा किया था, है ना। गोलकुंडा का जो उस समय शासक था, मतलब जब औरंगजेब ने अपना हाथ पैर चलाया तो उस समय कोई ना कोई सत्ता में रहा होगा वहाँ पे, तो जो सत्ता में रहा था उसका नाम था हसन कुतुब शाह, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका झूलती हुई मीनार है, देखिए एक तो चार मीनार है, एक तो चार मीनार है जो हैदराबाद में है, जो कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया है ना, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया है चार मीनार, ये हैदराबाद में, ठीक है। और एक आपका झूलती हुई मीनार है, ये आपका अहमदाबाद में है, इसे अब्दुल सीदी बशीर मस्जिद भी कहा जाता है, ठीक है। एक कुतुब मीनार है, ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। इसके बनाने का जो नींव रखा था ऐबक, लेकिन बनवा के पूरा किया इल्तुतमिश। और इसी के जो है आपका इसे जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है इसी के प्रांगण में है। तो ये कुछ एक बात को जो है क्लियर करके समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है और आपने जो है गलती करके आ जाना है, आ जानते हुए भी, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2023 के लिए इनमें से किसे चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है ना। तो पियरे एगोस्टिनी इस प्रकार से नाम है, ये फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाए हैं, न कि चिकित्सा में। पियरे एगोस्टिनी को 2023 के लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, याद रखेंगे। 2023 के लिए चिकित्सा में नोबेल कैटलिन कैरिको और डू बिस्मैन को दिया गया है। तो एक आदमी का नाम तो याद रखना ऐसे ही याद हो गया, क्योंकि बिस्मैन जो है, बिस मतलब क्या होता है भाई, बिस, एक कहावत है ना, जहर ही जहर को काटता है, विष ही विष को काटता है। तो काटता है कहीं ना कहीं फायदा की बात हो रही है, मतलब दवाई की जैसा ही यहाँ पे यूज है विष का, है ना। तो ये बिस्मैन है भाई, दवाई से जुड़ा हुआ है ना, विष बनाने का काम करता है और विष विष को काटता है, ठीक है। तो एक तो ऐसे ही याद हो गया आपका। दूसरा आपको याद रखना है कैटलिन कैरिको, है ना, इनको मिला है चिकित्सा में। और मैंने आपको हमेशा समझाते आया है कि जिस नोबेल सेक्टर में एक आदमी को मिला है वो ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछेंगे, जो 3 आदमी को मिला है वो बहुत कम पूछेंगे, या 3 आदमी को जो मिला है उस 4 में से 3 वो तो जिसको मिला है वो डालेंगे, और एक जिसको नहीं मिला है वो डाल के पूछेंगे कि इसमें से किसको नहीं मिला है, ठीक है, या फिर इनमें से सभी को मिला है। तो ऐसे लफ्ज में पूछेंगे तो 3 वाला इजी हो जाता है, एक वाला भी इजी है, तो इजी वाला ही ज़्यादा पूछता है। तो एक वाला जरूर ध्यान रखें। 2023 नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य में सिंगल मैन को मिला है, जॉन फॉस्से को, और शांति में भी सिंगल पर्सन को मिला है, नरगिस मोहम्मदी को। तो इन दोनों को जरूर ध्यान रखिए, ये दोनों आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से 101% VVI है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार का इतिहास स्टैटिक्स फॉर्म में मैंने आपको बता ही रखा है। 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हो रही है, गोवा के कुल कितने शहरों में कराए गए हैं या कराए जा रहे हैं? तो ये गोवा के 5 शहरों में कराए जा रहे हैं। पिछली बार जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुआ था ये गुजरात के 6 शहरों में कराए गए थे। जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में आपका 5th इवेंट हुआ, 5वां इवेंट हुआ है, तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश के 8 शहरों में कराए गए हैं। तो ये सब भी काफ़ी ट्रेंड में ये सब क्वेश्चन है कि भाई कितने शहरों में हुए। तो ये जो गोवा में इवेंट हो रही है राष्ट्रीय खेल वाली, तो ये 5 शहरों में कराए जाएंगे। ये गोवा के 5 शहर है, पामूसा, मापूसा, मडगांव, पणजी, पोंडा, बास्को। एक पटना बास्को ट्रेन भी चलती है भाई। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा के लिए जो मस्कट है मोगा रखा गया है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड में होगी। इसके अलावा प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन बम्बई में हुआ 1940 के दशक में, ऐसा मान्य है ना। इसके अलावा पहले जनजातीय खेल का आयोजन 2023 उड़ीसा में संपन्न कराया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 अर्जुन पुरस्कार किन 2 भारतीय महिलाओं को कुश्ती खेल में दिया गया है? महिला की बात हो रही है, कुश्ती भी होनी चाहिए और अर्जुन पुरस्कार के विजेता भी होनी चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो वर्ष 2022 अर्जुन पुरस्कार किन 2 भारतीय महिलाओं को कुश्ती खेल में दिया गया था? अंशु और सरिता को जो है आपका कुश्ती में, और महिला भी है, तो इनको दिया गया था, नाम से स्पष्ट है भाई। वर्ष 2022 में मलखंभ में एकमात्र अर्जुन पुरस्कार सागर कैलाश ओवलकर को दिया गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगी, क्योंकि मलखंभ को काफ़ी तजब्बो दी जा रही है आपको जो है मध्य प्रदेश के अंदर, और अभी जो राष्ट्रीय खेल हो रहा है उसके अंदर भी इनको शामिल करा जाता है। इसके अलावा वर्ष 2022 के लिए कुल, है ना, 25 अर्जुन पुरस्कार जो है आपको जो है सब मतलब बांटे गए, तथा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार एकमात्र खिलाड़ी शरद कमल जो टेबल टेनिस खेलते हैं उनको दिया गया। तो एगो मेजर ध्यानचंद और 25 गो अर्जुन पुरस्कार बांटे गए थे, ठीक है। वर्ष 2022 में टेबल टेनिस के लिए
सृजा अकुला को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ये सब यूनिक हैं तो इन्हें जरूर ध्यान रखें। वर्ष 2022 में ओम प्रकाश मिठारवाल को शूटिंग के अंदर अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार कबड्डी में एकमात्र महिला साक्षी कुमारी, देखिए वो साक्षी मलिक है, ये है साक्षी कुमारी। तो साक्षी कुमारी जो है कबड्डी से संबंधित है। आपको आने वाले दिन में मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। ये सुशीला चानू जो मैंने कहा ना, वो भी आपसे पूछेगा, क्योंकि बच्चे को मीराबाई चानू देख के लगा देना है वेट लिफ्टिंग, है ना। तो अपने को पहले से ही तैयारी रखना है भाई। और ये साक्षी कुमारी भी रख लीजिए, साक्षी कुमारी कबड्डी से है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991 में होती है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, लेकिन इसका नाम बदल के अब मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। 1985 में आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत होती है। और ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसके बारे में एडिशनल जानकारी है कि ये किसी खेलते हुए खिलाड़ी को नहीं दिया जाता, जो कोचिंग देते हैं, जो खेल के प्रशिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है आपके ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस कृति के लिए दिया जाता है? ये वन्य जीव संरक्षण के लिए जाता है। आज हमने पुरस्कार को कवर किया है, 3 पुरस्कार इसमें रखे हैं करंट वाली, है ना। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है ये वन्य जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है ना। यह पुरस्कार बिश्नोई समाज के साहसिक महिला अमृता देवी बिश्नोई, जिन्होंने राजस्थान में खेजड़ी इत्यादि के पेड़ को काटने से रोकने हेतु पेड़ से लिपट गई, है ना, और जो है इस प्रकार से पेड़ को कटने से बचाई थी। तो इन्हीं साहसिक प्रयास के लिए अमृता देवी के सम्मान में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। ये घटना 1730-1731 ईस्वी की है। उस समय एक राजा थे राजस्थान के, जिन्होंने जो है अपने सुख सुविधा के लिए पेड़ कटाने का आदेश दिया था, और ये जो है इनके विरोध किए थे। इनके अलावा पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, ये कहाँ पे होती है? उत्तराखंड के। और बिश्नोई वाला कहाँ पे होती है? राजस्थान के अंदर। तो अगर आपसे पूछे कि बिश्नोई मोमेंट कहाँ हुआ था, तो राजस्थान ही मारिएगा, ठीक है। पहला नेता जो है गौरा देवी, जो किस की बात हो रही है? तो आपका चिपको आंदोलन वाली बात हो रही है। इसके अलावा चिपको आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1973 उत्तराखंड में होती है। कभी कभी, है ना, कभी कभी आपको उत्तराखंड के अन्य नाम भी लिख देंगे और पूछेंगे कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ। देखिए जैसे हुआ था चमोली में, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि चिपको आंदोलन, है ना, किस हिमालय वाले पार्ट में हुआ था, तो आप बताओगे कुमाऊं हिमालय वाले पार्ट में हुआ था भाई, है ना, क्योंकि ये जो है आपके उत्तराखंड रीजन में आ जाते हैं। यह बाघ जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी आपके 1973 में हुआ था। तो चिपको आंदोलन और प्रोजेक्ट टाइगर एक के साथ हुआ था। नीति आयोग ईपीआई एक्सपर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स 2022 रैंकिंग में पहला स्थान किस राज्य को दिया गया है ओवरऑल श्रेणी में, है ना। तो ईपीआई इंडेक्स जो नीति आयोग जारी करते हैं 2022 के लिए, जो लेटेस्ट वाला है, तो ओवरऑल इंडेक्स में पहला स्थान जो है तमिलनाडु को मिला है, ठीक है। तो ईपीआई इंडेक्स 2022 में 5 राज्य आप देख लेंगे ऊपर से, ठीक है। ऊपर से अगर आप 5 राज्य की बात करेंगे तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, ये 5 राज्य हैं, है ना। मिजोरम को सबसे निचला क्रम दिया गया है, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप को जो है सबसे निचला क्रम मिला है ना, नीति आयोग ईपीआई इंडेक्स 2022 के अनुसार। तो यहाँ से आई होप एक क्वेश्चन आपके लिए फिक्स है ना। तमिलनाडु फर्स्ट स्थान पे है। नीति आयोग कोई कृत्य करता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ईपीआई जारी किए हैं 2022 के लिए, तमिलनाडु पहला, मिजोरम अंतिम, और अंतिम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। शुरुआत से 5 आपके सामने हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। यहाँ से स्टैटिक्स फॉर्म में काफ़ी कुछ सीखने के लिए आपको कान खोल लीजिएगा। नीति आयोग कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है। एक अपवाद है, अगर आपसे कोई भविष्य में पूछे जब आप बड़े लेवल का एग्जाम देंगे कि भाई योजना आयोग कैसा था, तो योजना आयोग भी जो है आपका असंवैधानिक निकाय या फिर गैर संवैधानिक निकाय ही था, लेकिन हमेशा इन्होंने रोल अदा किया संवैधानिक निकाय की तरह, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखें। कभी कभी आप नहीं देखते हैं कि किसी ऑफिस में जो आपका चपरासी होता है ना, किसी ऑफिस में, है ना, तो जो क्लर्क होता है वो चाय वाय पीने गया ना, तो उसका काम वो भी करने लगता है, और बाद में जब करते करते उसको करने का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो क्लर्क क्या बोलता है, अरे ये भी काम तुम ही कर लो। तो उसको जो है करने में मजा आता है ना, कि भाई चलो अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, और ये एक्चुअली अपना काम करवा रहा होता है। तो उसी प्रकार से जो योजना आयोग
आयोग है तो गैर संवैधानिक था, लेकिन हमेशा एक संवैधानिक स्तर के लेवल का काम किया, उच्च लेवल का काम कर रहे थे, लेकिन अब योजना आयोग नहीं है। ठीक है, तो अब इसके अगर पे नीति आयोग है तो नीति आयोग कैसा है, गैर संवैधानिक। योजना आयोग भी ओवरऑल कैसा हो रहा था, तो गैर संवैधानिक ही था या फिर असंवैधानिक था। ठीक है, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने हेतु राज्यों को निरंतर सहयोग प्रदान करना, ये किसका उद्देश्य है, नीति आयोग का। समाज में उन वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना जो विकास से वंचित रह गया हो, है ना, या फिर जो लाभ नहीं उठा पा रही हो उनको ध्यान देना। यह सरकारी संघवाद की भावना को प्रकाशित करता है क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये सब नीति आयोग के उद्देश्य हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। इनमें से कोई भी एक स्लाइड आपसे उठा के पूछ दिया जाएगा कि नीति आयोग का क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहले राज्य के हित में बात करता है, राज्य को ही किसी भी मतलब अपने राज्य को ही राष्ट्र के लिए परिपूर्ण मानता है। यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, कि भाई संघवाद की भावना प्रकाशित करता है या फिर इस पे जोर डालता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको नीति आयोग का उद्देश्य थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना है। नीति आयोग की नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है। नीति आयोग जो है नीतियां को लागू करने का अधिकार नहीं है इनके पास, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, नहीं तो नाम है इनका नीति आयोग और आप कहेंगे कि भाई नीति ही लागू नहीं करता है, तो एग्जाम में अगर आप पूछे तो 100 में से 90 बच्चा मार देगा हाँ कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपको पहले ही ध्यान रखना है नहीं कर सकता। इसके अलावा नीति आयोग में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और एक सीईओ होते हैं। ये सीईओ कौन होते हैं, सचिव रैंक के होते हैं। एक्चुअली ये सचिव ही हैं लेकिन इनका नाम सीईओ दे दिया गया और सीईओ के तौर पे इन्हें नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। एक एक बात ध्यान रखेंगे, उपाध्यक्ष और सीईओ इन दोनों की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। और ये नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं अपने आप में, तो प्रधानमंत्री खुद ही होते हैं। तो अध्यक्ष ही उपाध्यक्ष और सीईओ की नियुक्ति करते हैं, तो ऐसा ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा नीति आयोग में प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जब बना था तो नरेंद्र मोदी साहब अभी भी हैं। अरविंद पनगडिया प्रथम उपाध्यक्ष थे, अब ये नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर मैडम बनी थी, जो एकमात्र जो है महिला सीईओ भी रही थी और आखिरी भी रही थी। अभी तक फिर दोबारा कोई महिला सीईओ नहीं बना है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष हैं आपका प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी और जो आपका सीईओ है BVR सुब्रमण्यम, ये परमेश्वरम साहब का स्थान लिए हैं। सुमन कुमार बेरी जो है राजीव कुमार साहब का स्थान लिए हैं। तो सभी बात ध्यान रखेंगे। भारत के लिए 1954 में विंबलडन में पुरुषों का एकल मुकाबला में फाइनल में पहुंचाने वाला खिलाड़ी कौन था, है ना, यानी फाइनल में पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन था विंबलडन के जो है एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए। और ये भारत ही नहीं मेरे दोस्त, उस समय का ये एशिया का पहला खिलाड़ी था। जिस समय, जैसा कि आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब 1913 में जब साहित्य का नोबेल जीता तो ये भारत ही नहीं, ये एशिया का सबसे पहला व्यक्ति था। उसी प्रकार से जब आप जानते हैं कि जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, है ना, 1875 में स्थापित किए गए होते हैं, ये भारत ही नहीं एशिया का सबसे पुराना बॉम्बे मतलब स्टॉक एक्सचेंज है। तो इस प्रकार से कुछ एक बात जो है भारत ही पहले बार हुआ था, भारत में ही हुआ था, मतलब भारत के लोग ही पहली बार किए थे। तो रामनाथन कृष्णन जो है विंबलडन में फाइनल तक चले गए थे। भारत को ओलंपिक में टेनिस खेल में पदक दिलाने वाले पहला खिलाड़ी कौन है, तो ये लिएंडर पेस महोदय हैं। इन्होंने अटलांटा ओलंपिक 1996 में जो है भारत को टेनिस खेल के अंदर व्यक्तिगत रूप से पदक दिलाए, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विंबलडन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है, ये आप करंट सेक्शन से चलेगा, ये वाली जो भी स्लाइड है करंट सेक्शन से है, ध्यान रखेंगे। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्काराज हैं। वहीं पे हाँ एक सेकंड, विंबलडन 2023 के पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्काराज जिन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है। वहीं विंबलडन 2023 में महिला एकल के विजेता मार्क्रेटा वोंड्रोसोवा है। देखिए मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं, एक विंबलडन को छोड़ दीजिएगा, बाद बाकी जो 3 गो प्रतियोगिता होता है, अमेरिका ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएसए ओपन, इन तीनों के विजेता नोवाक जोकोविच है ना, नोवाक जोकोविच, इस प्रकार से। तो ये तीनों पुरुष एकल का तो एक के बार आपको याद हो गया, ठीक है। और ये जो विजेता हैं तीनों पुरुष एकल के, ये उप विजेता हैं किसके, विंबलडन में। और विंबलडन के विजेता कौन है, कार्लोस अल्काराज। तो ये पुरुष एकल तो पूरा ही खत्म हो गया मेरे भाई। इसके अलावा महिला एकल तो जो विंबलडन के हैं, ये आपने देखा अभी वोंड्रोसोवा, फ्रेंच ओपन बहुत बार रिपीट किया गया एग्जाम में, एगा स्विटेक, ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला विजेता आपका एरिना समलंका, अमेरिका ओपन महिला विजेता आपका कोको गॉफ। तो महिला वाला आपको याद रखना होगा और गारंटी मानिए यहां से कि महिला वाला ही पूछेगा, क्योंकि महिला वाले में थोड़ा सा मशक्कत है याद रखने में। पुरुष वाला तो लोग ऐसे ही याद कर लेगा कि 3 का नोवाक जोकोविच, 1 का कार्लोस अल्काराज विंबलडन और 3 के नोवाक जोकोविच। तो ये पुरुष वाला नहीं पूछेगा, तो महिला वाला ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए
इससे एक स्टैटिक्स फॉर्म में क्वेश्चन आता है। पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका जो खेला जाता है, ये जो टेनिस वाली प्रतियोगिता है चार, सबसे साल के शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर आपका विंबलडन होता है और फिर आपका यूएसए ओपन होती है ना। तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है और जो आपका कहाँ गया भैया, यूएसए ओपन होती है, ये दोनों आपका हार्ड कोर्ट में होती है, कंक्रीट वाली कोर्ट में, है ना। ये आपका जो विंबलडन है ये ग्रास के मैदान, घास के मैदान, और जो फ्रेंच ओपन होता है ये आपका क्ले वाली कोर्ट में, मिट्टी के मैदान में खेले जाते हैं। तो ये कुछ ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है, मार्च 2023 के अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। चूंकि इजराइल अभी आप देख रहे हैं, इजराइल हमास ये सब सुन रहे होंगे, गाजा, है ना। तो इजराइल के प्रधानमंत्री आपसे पूछे जाएंगे, बेंजामिन नेतन्याहू है, नेतन्याहू, है ना। इस प्रकार से इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, इजराइल की मुद्रा शेकेल है तथा इजराइल की आधिकारिक भाषा हिब्रू है। तो ये इजराइल के बारे में थोड़ा जरूर ध्यान रखें, क्वेश्चन आएंगे। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, एमिलियन मैक्रोन है। सऊदी अरब के वर्तमान में राजा कौन है, मोहम्मद बिन सलमान है। ब्रिटेन के वर्तमान में राजा कौन है, चार्ल्स थर्ड है, एलिजाबेथ द्वितीय के बाद। वर्तमान में भूटान के राजा कौन है, भूटान का नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, है ना। ये भारत भी आए थे, ठीक है। इसके अलावा जर्मनी के नया चांसलर कौन है, ओलाफ सोल्ज, है ना। तो ये सभी के सभी जो स्लाइड हैं आपके काम के हैं। वैसे जो भी मैं पढ़ाऊँ सभी काम के हैं मेरे भाई, किसी चीज़ को इग्नोर मत करना, है ना। रिक्वेस्ट है, कुछ दिन विश्वास करके देखो, जो बच्चे नए हैं जो पुराने हैं उनको अब कहने की जरूरत नहीं है। भारत में कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है ना। राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है 75 टीचर को, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत में पहली बार शिक्षक दिवस कब मनाया गया था, तो 5 सितंबर को 1962 में पहली बार शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये हर साल ये जो है प्राइज दिया जाता है। तो आपको जैसे पिछली बार पूछा गया था कि कितने महिलाओं को राष्ट्रपति जो है नारी सम्मान दिया गया, तो इस बार जो है हो सकता है कि आपसे पूछे, चूंकि अभी ज़्यादा दिन हुआ ही नहीं, सितंबर की बात है, तो आपसे जो है टीचर वाला कितने टीचर को जो है पुरस्कार दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, तो 75 बताइएगा। अल्ट्रावास शब्दों का उपयोग किस खेल में होता है, अल्बाट्रॉस, तो ये आपका गोल्फ में होता है। अल्बाट्रॉस गोल्फ खेल की शुरुआत कहाँ पे होती है, माना जाता है स्कॉटलैंड में हुई थी। इसके अलावा गोल्फ खेलने से संबंधित कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे बोगी हैं, द ग्रीन है, कोर्स हैं, लाई, बर्डी, ईगल। तो आपको बर्डी और ईगल काफी बार एग्जाम में दिखा होगा। इसके अलावा प्रमुख गोल्फर टाइगर वुड्स कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के, और भारत में भी गोल्फ के खिलाड़ी हैं कौन, जीव मिल्खा सिंह, ये मिल्खा सिंह के सुपुत्र हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खेल से संबंधित आपके शब्दावली, जैसे बैडमिंटन से सर्विस कोर्ट, शटलकॉक, लव नेट, फोर हैंड, हिट, ड्रॉप, बैक हैंड, स्मैश, डबल फॉल्ट, ये सभी के सभी आपके बैडमिंटन से हैं। डबल फॉल्ट जो है ये आपके बैडमिंटन के अलावा और भी खेल में यूज होता है, ठीक है। तो फिलहाल अब यहाँ बैडमिंटन में याद रखेंगे। टेनिस में बेस लाइन, सर्विस, ड्रॉप शॉट, नेट प्ले, ये सब जो कुछ है आप तो मैं दे ही दूंगा पीडीएफ, तो मैं सीधे आगे बढ़ जाऊँ, है ना। गैम्बिट भी पूछता था पहले, लेकिन अब नहीं पूछता है। शतरंज खेल में गैम्बिट होता है, चेकमेट भी होता है ना। इसके अलावा जो आपका कुश्ती वगैरह हैं, इसमें आपको फ्री स्टाइल कुश्ती आपने सुना होगा कि ये खिलाड़ी फ्री स्टाइल कुश्ती के खिलाड़ी हैं, है ना। तो ये सब आपको दे ही दूंगा। तो चलते हैं आगे। अगला हमारा बजट 2023-24 में सरकार के खर्च के सबसे बड़ी हिस्सा का मद क्या है। अब देखिए, जो बजट 2023-24 जो आवंटन किया गया है उसमें सरकार सबसे ज़्यादा पैसा किस मुद्दा पे खर्च करेगा। तो सरकार में जो है सबसे ज़्यादा खर्च जो है ब्याज अदायगी पे करते हैं, ब्याज का भुगतान करने में करते हैं। बजट 2023-24 में अमृतकाल का प्रथम बजट पेश किया गया है। अगर आपसे पूछे कि अमृतकाल का प्रथम बजट कब पेश किया गया, तो 2023-24 में, जो वित्तीय ईयर में हम लोग जी रहे हैं, जो हमारा इसका डेडलाइन क्या है इस वित्तीय ईयर का, तो 31 मार्च है, ठीक है, अगले साल की। इसके अलावा क्योंकि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है आपका वित्तीय ईयर चलता है। इसके अलावा जिसमें 7 प्रमुख प्राथमिकता दी गई, जिस सप्तर्षि कहा गया। इस बार की जो बजट है इसमें 7 मेन इंटेंशन है, जिसे क्या नाम दिया गया है, सप्तर्षि। आपके सामने सप्तर्षि का फोटो है, आप देख सकते हैं। ये हमारा मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण का पेपर कटिंग का भाग है, ठीक है भाई। सप्तर्षि ये जो है बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं कौन कौन से हैं, समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, क्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। ये है अमृतकाल के
ये 7 मेन प्रायोरिटी जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया है, इसीलिए फिगर रख लिए ताकि आपको याद हो जाए। इसके अलावा ये अमृतकाल का पहला बजट है जो मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपने देखा कि खर्च का सबसे अधिक राशि कहाँ जाएगा, तो ये आपके सामने है, ब्याज में जो है ये सबसे ज़्यादा खर्च होगा ब्याज अदायगी के अंदर। दूसरा सबसे ज़्यादा खर्च परिवहन पे होगी। तीसरी सबसे ज़्यादा खर्च रक्षा पे होगी। एक अच्छे बच्चे का काम है शुरुआत से पहला दूसरा तीसरा जरूर याद रखना कोई भी आंकड़े का, है ना। तो ब्याज परिवहन रक्षा जरूर याद रखिएगा, इस बजट की 3 मेन खर्च का मुद्दा है। इसके अलावा पुराने संसद भवन के वास्तुकार या डिजाइनर कौन थे, तो पुराने संसद भवन के जो वास्तुकार हैं ये आपका एडविन लुइंटियस और हेवर्ट बेकर हैं। ये अंग्रेज के समय के डिजाइनर हुआ करते थे। ये दक्षिण अफ्रीका वगैरह में भी कई सारे बिल्डिंग के जो है निर्माण करवाए हैं, है ना। तो ये पुराने संसद भवन की क्वेश्चन रखना इसलिए जरूरी समझा मेरे भाई क्योंकि नए संसद भवन बन चुके हैं। अब इसको मैं रिलेट करूंगा पुराने से, तो पुराना आपका हो गया एडविन लुइंटियस, हेवर्ट बेकर। तो नया संसद भवन के वास्तुकार कौन है, बिमल पटेल साहब हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नई संसद भवन का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था, 2023 में इसे पूर्णतः मतलब पूर्ण करके जो है प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटित किए गए। लोकसभा में जो आप टोटल सीट होगा 888 सीट होगा और राज्यसभा में जो स्ट्रेंथ होगा ये आपका 384 सीट की होगी। ये हमारे नए संसद भवन की विशेषता है, इतने ज़्यादा स्पेस है। इनके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत की जो राजधानी है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की बात कब की गई थी, तो 1911 आंसर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी, तो 1912 आंसर होता है। ऐसा क्यों होता है, भेदभाव क्यों भाई, है ना। तो जब जानते हैं 1911 में जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया गया था, तो इसी दिल्ली दरबार के आयोजन में भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली स्थानांतरण करने की पेशकश की गई थी, जो अगले साल कलकत्ता से दिल्ली चला गया था, इसीलिए 1912 आंसर होता है। ठीक है, ये मैंने इसीलिए बताना यहाँ पे उचित समझा, है ना। इसके अलावा क्योंकि ये भी दिल्ली से संबंधित बात है भाई और संसद भवन भी दिल्ली से संबंधित बात है। इसके अलावा जो आपका कर्तव्य पथ वगैरह है, राजपथ का नाम बदल के, ये सब भी आपको ध्यान रखना है, पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा नई संसद भवन में सेंगोल, ये तो मेन है, ये तो अब आएंगे छपेंगे, यही तो मेन है ना। तो सेंगोल जो है ये तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, सेम्मई, है ना। तो ये आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा स्थापित किया गया सेंगोल को अंग्रेज से भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। जब अंग्रेज का जो मतलब भारत का सत्ता जो है भारतीयों के हाथ में अंग्रेज ने सौंपा था, तो इसकी जो प्रतीक है ये सेंगोल को माना जाता है। और ये सेंगोल अभी नए संसद भवन में रखा गया है, प्रधानमंत्री के द्वारा स्थापित किए गए हैं। और ये सेंगोल जो है किस राजवंश से ताल्लुक रखता है, तो आप बताइएगा, चोल वंश से ताल्लुक रखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज का क्लास नंबर 10। मिलेंगे हम बिहार एसएससी वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर किसी को पीडीएफ के बारे में जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ संबंधी जानकारी दे दी जाएगी। जय हिंद।